साथियों नमस्ते, मैं गजेंद्र। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हम आदिकाल प्रश्नोत्तरी कर रहे थे। आदिकाल से संबंधित जो भी प्रश्न आज तक RPSC द्वारा पूछे गए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज व्याख्याता एग्जाम में, उन प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि इन प्रश्नों पर बात करना जरूरी है। इन प्रश्नों पर बात किए बिना हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमने जो भी पढ़ा है उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो आइए साथियों, हमने कल 14 प्रश्न किए थे, आज 15वां प्रश्न है। ये जो आज के प्रश्न हैं ये आपके RPSC ने 2018 में एक वैकेंसी निकाली थी संस्कृत एजुकेशन में, ठीक है, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में निकाली थी और 2020 में अगस्त के आसपास पेपर हुआ था। तो उस वैकेंसी का ये प्रश्न है जिसमें हिंदी की पोस्ट आती है, उसके लिए जनरल हिंदी की। ठीक है साथियों, तो प्रश्न है कि ग्रंथ और लेखक से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। प्रश्न में सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ है कि ग्रंथ और लेखक से संबंधित कौन सा कथन या विकल्प सुमेलित नहीं है। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही है। तो इसको क्या करेंगे, इसको अपन यहाँ टिक नहीं कर सकते। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास, बिल्कुल यह भी सही है। रीति काव्य की भूमिका, ध्यान रखना, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास एक और रचना है उनके। हिंदी भाषा और विकास श्याम सुंदर दास, सही है। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र, यह भी सही है। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास। ऐसी पुस्तक धीरेन्द्र वर्मा ने कोई पुस्तक नहीं लिखी, इसलिए इसमें यह ऑप्शन होगा, यह सुमेलित नहीं है। ऐसी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास नाम की पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी। धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य नाम से पुस्तक लिखी, केवल हिंदी साहित्य। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने केवल हिंदी साहित्य नाम से पुस्तक लिखी। ऐसे तो और भी है, अपभ्रंश परी भी एक इनकी पुस्तक है, लेकिन अभी इस विकल्प के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी थी। अगला प्रश्न आता है कि रीतिकाल के कवियों के परिचय, ध्यान रखना, डिटेल्स ज्यादा नहीं, केवल परिचय लिखने में मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। यह कथन किसका है? अपने ग्रंथ की भूमिका में लिखा है कि रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। ऐसा कहने वाले आपको पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, और हमने इसकी बात भी अच्छे से की थी। तो ऐसा आचार्य शुक्ल कहने वाले हैं, जिनके ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास, जो काशी नागरी सभा द्वारा प्रकाशित, सबसे पहले वहीं से प्रकाशित, वो 1929 में लिखा गया, लेकिन हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में सबसे पहले हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा था, बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। हजारी प्रसाद जी के 2 ग्रंथ हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और एक और है हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। आगे है कि हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित किस ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि को समाहित किया गया है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य संबंधित किस ग्रंथ में 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक की कालावधि, यानी जिसमें आधुनिक काल को समाहित नहीं किया गया है, रीतिकाल तक को ही लिया गया है। और समय कहाँ तक लगे हैं? विक्रम संवत 750 यानी 693 ईस्वी। तो हमने कल भी ऐसी एक चर्चा की थी, इसमें मिश्र बंधु विनोद, यह भी नहीं है। शिव सिंह सरोज, यह भी नहीं है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, यह भी नहीं, यह सही है। ऑप्शन नंबर 2 हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, लेखक है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इन्होंने अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू को हिंदी के पहले कवि माना, वो इनकी भूल थी, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। 1938 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। और मिश्र बंधु विनोद आपको पता ही है, मिश्र बंधुओं का है श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर का है। ठीक है, यह
इनका प्रकाशन भी शिव सिंह सरोज का आप ध्यान रखें 1883 ईस्वी, ठीक है, और इसका पहले 1913, बाद में एक बार और प्रकाशित हुआ था। फिर है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार। ऐसे कौन से इतिहासकार हैं इनमें से जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन का प्रयास किया या काल विभाजन किया? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर। आपको पता है शिव सिंह सेंगर ने तो काल विभाजन का प्रयास भी नहीं किया था, मिश्र बंधु किया था, शुक्ल ने भी किया था, लेकिन प्रथम इतिहासकार इसमें से है जॉर्ज ग्रियर्सन, जिनका ग्रंथ द मॉडर्न वर्नेक्युलर ऑफ लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नाम का ग्रंथ था, जो 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में, उसमें काल विभाजन का प्रयास किया गया। तो अभी देखें आप उनके काल विभाजन, कौन कौन से काल विभाजन नामों को बांटा, कौन से अध्याय को क्या नाम दिया, उनको भी आप ध्यान रखें। शिव शंकर ने कोई प्रयास नहीं किया, मिश्र बंधु ने प्रयास किया, लेकिन इन्होंने पहला पूछा है, इसलिए जॉर्ज ग्रियर्सन होगा। अब इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? सही नहीं है, क्या नहीं है? कि राउलवेल में नायिका का नक्षिक वर्णन है, बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा था, तो यह भी कथन सही है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जिसके रचयिता है दामोदर शर्मा पंडित, व्याकरण ग्रंथ है, बिल्कुल सही है ये भी। फिर है वर्ण रत्नाकर, जो एक मैथिली गद्य की रचना है, काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन है, ऐसा उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। वसंत विलास में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण है, बिल्कुल यह भी कथन सही है। तो इसमें से गलत कथन है, कौन सा? 3 नंबर कथन गलत है, कि वर्ण रत्नाकर में जो मैथिली गद्य है अपने ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा लिखित है, उसमें कहीं भी काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये 3 नंबर और विकल्प होगा जो सही नहीं है, इसमें सही नहीं है पूछा। राउलवेल रोडा कवि की 10वीं शताब्दी की रचना है, जिसमें नक्शे वर्ण है, सही है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण आपके 12वीं शताब्दी की रचना है, जो एक व्याकरण ग्रंथ है, दामोदर शर्मा द्वारा रचित है, बिल्कुल सही है। वर्ण रत्नाकर आपका जो है मैथिली गद्य की रचना है, ठीक है, जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित है। वसंत विलास में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण है, ये बिल्कुल सही है। आगे कुछ और प्रश्न हैं जो लेते हैं, वे भी इसी एग्जाम में पूछे गए थे, संस्कृत एजुकेशन वाले में। तो साथियों प्रश्न संख्या 20 है, 20 और 21 यह प्रश्न भी आपके संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछे गए थे, जो 2020 में एग्जाम हुआ था, 2018 की वैकेंसी थी, ठीक है। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए, ठीक है। इनमें से रचना और रचनाकारों को सुमेलित करना है। इसमें 4 विकल्प है, इधर भी 4 विकल्प है, यह तो है प्रश्न के विकल्प। उत्तर के विकल्प हमेशा ऐसे होते हैं, इधर 1 2 3 लगा देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। ऊपर लिख देंगे क, ख, ग और ग, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन से हैं वो ऐसे लिखते जाने, ऐसे 4 विकल्प होंगे, आपको ढूंढने। तो आपको देखना है श्रवाकाचार, ये आपको आ रहा है जैसे, ठीक है, आ रहा है, कौन सा है भाई? देवसेन, नगेंद्र ने पहली रचना मानी थी। श्रवाकाचार, जिसमें 933 ईस्वी की ये रचना है, जो देवसेन द्वारा लिखित है, इसे हिंदी की पहली रचना माना जाता है, डॉक्टर नगेंद्र ने मानी है इसे हिंदी की पहली रचना, और जिसमें श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो कभी कभी तो एक रचना से काम हो जाता है, लेकिन फिर परमाल रासो आपको पता है आलेखंड का एक दूसरा नाम है, जो जगनिक ने लिखा। भरतेश्वर बाहुबली रास, इसे गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी की पहली रचना माना, जो रास काव्य है, 1184 ईस्वी में लिखा गया, शालिभद्र सूरी का ग्रंथ है। पाहुड़ दोहा आपका राम सिंह का है। सारी अपभ्रंश रचनाएं हैं। एक परमाल रासो जो है ये भी अपभ्रंश की है, लेकिन अपने रासो साहित्य में आती है। बाकी भरतेश्वर बाहुबली रास, पाहुड़ दोहा और ये श्रवाकाचार, ये सब जैन साहित्य की रचना है। तो अक्सर विकल्प में जिसमें 4 श्रवाकाचार, परमाल रासो 1, भरतेश्वर बाहुबली रास 2 और पाहुड़ दोहा 3, जिसमें ये है वो विकल्प सही हो जाएगा। ऐसे ही आपको विकल्प वहाँ उपलब्ध होंगे, ठीक है। तो कभी कभी 1 या 2 विकल्प से काम हो जाता है, कभी 3 से काम हो जाता है, कभी चारों विकल्प आए तभी काम होता है, ठीक है।
फिर है इनमें से, तो आपको याद रखना है, श्रवाकाचार देवसेन की रचना है, 933 ईस्वी की रचना है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने पहली रचना मानी और सर्वमान्य मत में भी इसको पहले हिंदी की पहली रचना माना जाता है और जैन साहित्य की रचना है। ठीक है, यह परमाल रासो, ये आले खंड नाम से भी जाना जाता है, ये जगनिक का है, यह गय है, मतलब गय काव्य है। ठीक है, जिसमें आला और उदल का चित्रण किया गया है। फिर है भरतेश्वर बाहुबली रास, ये शालिभद्र सूरी की रचना है, पाहुड़ दोवा राम सिंह की रचना है। फिर एक इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखो, ये कथन कारण वाले सवाल एक वो तो, और ये है कथन वाले सवाल प्रश्न। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। जब आपने सभी विशेषताएं पढ़ी हो आदिकाल की, तभी ये प्रश्न आपसे हो पाता है। ठीक है, इसलिए मैं डीपली में करवाया मैंने। ठीक है, इसलिए मैंने प्रश्न, मतलब जहाँ तक प्रश्न बनने की संभावना हो वहाँ तक मैंने करवाने की कोशिश की। कुछ आसान बातें हो सकता है छूट गई हो, प्रश्न एग्जाम में पूछे गए पिछले प्रश्न पत्र में और कुछ छूट गया हो, वो आसान बातें वो हर गाइड में भी आपको मिल जाती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण ग्रंथों से प्रश्न उठाए जाते हैं, और वैसे मैंने लगभग क्या 99.99% पूरा कवर किया है, लेकिन फिर भी 0.01% रह जाता है पीछे, तो वो प्रश्न भी कहीं कहीं मतलब आसान प्रश्न पीछे रहे, कठिन प्रश्न पीछे नहीं रहे, एक आध कोई रहा होगा कहीं। फिर इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये चारों के चारों कथन मैंने अच्छे से आपको समझा रखे हैं पहले से, है कि जैन कवियों की रचनाएं, ठीक है, जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि शैलियों में मिलती है। ये तो सीधा प्रश्न है और हमने पढ़ा भी था कि जैन कवियों की रचनाएं आचार है, रास है, फागु है, चरित में लिखी गई। रास जैन कवियों ने लिखे, रासो साहित्य में लिखा गया। ठीक है, आपको रासो वो अलग होते हैं, ये रास है जो जैन काव्य की एक शैली है। ठीक है, तो यह कथन भी नहीं है, मतलब यह कथन सही है। फिर सिद्धों की रचनाएं प्रमुखतः दो काव्य रूपों में मिलती है, दोहा कोश और चर्यापद। यह तो हमने कल ही पढ़ा था, प्रश्न वापस रिपीट हो रहा है देखो, तो यह भी नहीं है, क्योंकि यह भी सही है, बिल्कुल दो काव्य रूपों में मिलता है, दोहा कोश और चर्यापद में मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि मतलब चर्यापद और दोहा कोशों की भाषा शैली में भी अंतर है। ठीक है, फिर नाथ सिद्धों की वाम मार्गी, नाथों ने सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना के पक्षधर थे। बिल्कुल ये गलत है और यही आपका उत्तर होगा, 3 नंबर उत्तर होगा, क्योंकि ये गलत है। नाथ है जो सिद्धों के मामले में लगभग समान थे, लेकिन यहाँ नाथ अलग है। नाथ भोग प्रदान योग साधना के पक्षधर नहीं थे, हठ योग साधना के पक्षधर थे। भोग प्रदान मतलब सिद्धों में है लेकिन नाथों में नहीं है, यही प्रश्न आपके बनता है। सिद्ध थे वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना, लेकिन नाथ नहीं थे सिद्धों की योग साधना के पक्षधर। फिर है वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य, वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य आपको पता ही है जैन रास काव्य से भिन्न है। बिल्कुल हमने पढ़ा ही था, जैनों में रास और वीर गाथा के रूप में रासो काव्य लिखे गए रासो साहित्य में। ठीक है, चंद्रबरदाई, विशलदेव रासो, चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, अमीर रासो, कुमार रासो, जो भी। ठीक है, तो ये तो अलग ही है, भिन्न है, तो ये भी कथन सही है, तो ये भी नहीं होगा, आपका 3 नंबर उत्तर होगा इसमें। ठीक है, इसमें पक्षधर थे, इसमें आप करना पक्षधर नहीं थे, वो सही होगा। मतलब अब है कि आदिकाल की भाषा को पुरानी हिंदी का नाम किसने दिया? देखो, आदिकाल की भाषा को पुरानी हिंदी तो बहुत लोगों ने कहा, लेकिन नाम किसने दिया? उसमें नाम है, आपका उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 3 नंबर विकल्प चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यह आपका विकल्प सही होगा। और यहाँ से यह प्रश्न है जो 22, 23, 24 और आगे 25, 26, 27, 28 तक, यह प्रश्न 2013-14 में आरपीएससी ने एक वैकेंसी करवाई थी, सही 2013 में, फर्स्ट ग्रेड की। ठीक है, स्कूल व्याख्याता की फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर की वैकेंसी करवाई थी, उसमें यह प्रश्न पूछे गए। फिर है अपभ्रंश का वाल्मीकि। अब देखो, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहेंगे? जिसने रामायण जैसा कुछ लिखा। ठीक है, तो स्वयंभू का जो ग्रंथ पौमचर्यु जो है, वो राम की दिनचर्या का वर्णन है, उसमें राम का वर्णन है, राम का चरित्र का वर्णन है, मतलब राम के चरित्र का वर्णन है। तो सीधी सी बात है, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तो रामायण जैसा ग्रंथ अपभ्रंश में किसने लिखा? स्वयंभू ने लिखा।
इसमें स्वयंभू होगा आपका। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफ़ी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, हिंदवी में पूछो। यह कथन अमीर खुसरो का है, शायद हमने नहीं किया हो, बिल्कुल आसान है और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, नेट जैसे एग्जाम में कई बार, और ये आरपीसी ने भी पूछ लिया है। ठीक है, 2013-14 में। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, हिंदवी में पूछो। यहाँ यह कथन अमीर खुसरो का है। तो 4-5 प्रश्न और करते हैं। तो साथियों, प्रश्न संख्या 25 है, और ये जो प्रश्न है आरपीएससी ने 2013 में या 14 में जो फर्स्ट गेज एग्ज़ाम करवाया था, उससे ये प्रश्न लिए गए हैं, उस पेपर से ये प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें ये इतने प्रश्न पूछे गए थे अपने, मानो लगभग 7 प्रश्न पूछे गए थे आदिकाल से संबंधित। ठीक है, तो लगभग 10 प्रश्न आने की संभावना रहती है आदिकाल और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा से, क्योंकि 4 काल है और 45 प्रश्न आते हैं, तो लगभग यहाँ से इतना रेशियो बनता है 10-10-10 और 15 प्रश्न आधुनिक काल से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मेरा अनुमान है, बाकी आप पेपर भी मिला सकते हैं, और मतलब आप लगभग अंदाज़ा ठीक ही बैठता है, कोई ज़रूर नहीं है कभी 5 ही पूछ ले एक काल से। ठीक है, वो आरपीएससी पर डिपेंड करता है कि वो कितना पूछेगी। ठीक है, तो आदिकाल की अगला प्रश्न है कि आदिकाल की किस रचना में पद्य के साथ साथ प्राचीन गद्य के उदाहरण भी मिलते हैं। पद्य के साथ गद्य होने का मतलब क्या है? चंपू काव्य। पद्य और गद्य दोनों में रचना होना चंपू काव्य। तो चंपू काव्य इनमें से कौन सा है? भविष्यत का नहीं, भरतेश्वर बाहुबली रास नहीं, नेमिनाथ चरियु नहीं, राहुल वेल। बस रोडा कवि की राहुल वेल रचना, जिसमें नायिका है राहुल और 10वीं शताब्दी की रचना है, नक्शे के वर्णन है। ठीक है, और हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाह रहा था कि नेमिनाथ चरियु जो आपको दे रखा है, ठीक है, ये किसकी रचना है? नेमिनाथ चरियु, ये कल आपने पढ़ी थी, ये हरिभद्र सूरी की रचना है, नेमिनाथ चरियु। ठीक है, हरिभद्र सूरी की रचना है। ये से अपन पेपर सॉल्व करेंगे तो मज़ा आएगा। हरिभद्र सूरी की रचना है नेमिनाथ चरियु, नेमिनाथ। ठीक है, नेमिनाथ चरियु हरिभद्र सूरी की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास आपको पता ही है, गणपति चंद्र गुप्त ने इसको पहली रचना माना, और ये शालिभद्र सूरी की रचना है। और भविष्यत का आपके धनपाल की रचना है, धनपाल की रचना है भविष्यत का। ठीक है, तो पद्य के साथ साथ प्राचीन गद्य के उदाहरण राहुल वेल में मिलते हैं, तो इसका राहुल वेल उत्तर सही होगा। फिर आदिकालीन रासो साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों और विषय वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ भी सही नहीं है की बात। रासो साहित्य की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है कि युद्धों का सजीव चित्रण, बिल्कुल युद्धों का सजीव चित्रण है इसमें, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। व्यक्तिगत शौर्य के प्रदर्शन का चित्रण, बिल्कुल यह भी है, तो यह भी नहीं होगा। आपको पता ही है कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो के शौर्य का वर्णन किया। बिसलदेव रासो में बिसलदेव यानी अपने वो नरपति नाले ने विग्रहराज चतुर्थ के शौर्य का वर्णन किया। इसी प्रकार परमाल रासो में भी आला उदल आदि का वर्णन, मतलब वो वर्णन किया गया है। तो व्यक्तिगत शौर्य मतलब किसी राजा के या सामंत के शौर्य का वर्णन किया गया है, उसके मतलब वो प्रदर्शन का चित्रण भी किया गया है। तीसरा विकल्प है कि व्यापक राष्ट्रीयता की भावना, बिल्कुल ये गलत है। यहाँ मतलब व्यापक की जगह यदि संकीर्ण होता तो सही होता, संकीर्ण होता तो वो सही होता। तो यही विकल्प आपका सही है। मतलब कौन सा कथन सही नहीं है में, यह विकल्प है आपका 3 नंबर विकल्प सही है, मतलब इसमें। ठीक है, उत्तर सही है। तो व्यापक राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण रासो साहित्य में नहीं है, संकीर्ण राष्ट्रीयता की भावना है। चौथा प्रश्न है, चौथा विकल्प है कि विलासिता पूर्ण सामंती जीवन का चित्रण है, बिल्कुल यह भी है, तो यह भी विकल्प नहीं होगा। तो ध्यान रखना, यह विशेषता आप इनमें से देख सकते हैं, कोई विशेषता नहीं लिखी हुई हो तो लिख लेना। अगला प्रश्न है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वरत इतिहास कितने भागों में? सीधी सी बात है, 16 भागों में। 14, 15, 18 नहीं है। 18 में कई बार कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन नहीं, 16 भागों में ही।
अब आपको ध्यान रखना है पहले भाग का क्या नाम है। जैसे हिंदी साहित्य की पीठिका हो सकता है या कॉलेज लेक्चर में पूछा गया का पहले भाग का नाम, ठीक है, कितने भागों में प्रकाशित है, 16 भागों में। दूसरे भाग का नाम क्या है, महत्वपूर्ण बनता है। छठे भाग का नाम इंपॉर्टेंट है और 16वें भाग का नाम महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, काशी नागरिक पंचानन सभा द्वारा प्रकाशित है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। एक काशी नागरिक सभा की पत्रिका निकलती है, वो 1893 ईस्वी में वो इसकी मतलब सभा की स्थापना हुई थी, इसी काशी नागरिक पंचानन सभा की, ठीक है। और इसका आपको ध्यान रखना है कौन कौन मतलब वो संस्थापक थे इसके, तो इसकी डिटेल आप पढ़ के आना, फिर मैं आपको एक दिन करवाता हूँ। ये देखो प्रश्न घुमा के आया है, उसमें पूछा गया था कि रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए गए हैं, यह कथन आचार्य शुक्ल का है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है, देखो प्रश्न घुमाकर पूछा है कि रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण के लिए आचार्य शुक्ल ने इनमें से किस ग्रंथ को आधार बनाया। तो हमने पढ़ा ही था मिश्र बंधु विनोद को आधार बनाया, ठीक है, मिश्र बंधु विनोद को आधार बनाया। 1913 में पहली बार प्रकाशित, फिर 1934 में हुआ, ठीक है। शिव सिंह शंकर का 1883 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। और एक गिरीशन कृत इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसी तरह गाशादतास्य का इस्तवार दल्ला लिटरेचर हिंदुस्तानी 1800 आपके ये हुआ था 39 में पहली बार, फिर तो और भी आगे प्रकाशित हुआ था। तो ये प्रश्न थे। अब आगे द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, सेकंड ग्रेड आदि भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न लाने वाला हूँ। लगभग जितने भी आरपीएस ने प्रश्न पूछे हैं, मुझे लगता है ये आपके 28 हो गए हैं और लगभग 60, 70 या 100 के आसपास प्रश्न हो सकते हैं। तो जल्दी इन्हें मैं पूर्ण करवाने की कोशिश करूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, साथ बने रही। और अब बताइए कि क्या मैं ये प्रश्न सीरीज कुछ दिन के लिए चालू रखूँ, मतलब जब तक मैं भक्ति काल का मैटर तैयार करता हूँ तब तक इसको चालू रखूँ या बंद कर दूँ, या आपके लिए ये उपयोगी नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं आपको।